नमस्कार दोस्तों। खंड 3 भाग 2। ग्रोसरी स्टोर में एक टेलर। मेरी माँ के साथ जो मुझे इतना प्यार करती थी कि मेरी सनक के लिए ना कर देती थी। मुझे केवल एक प्यार करने वाली माँ ही नहीं मिली, बल्कि मिस्टर एंडरसन के रूप में पिता की तरह हित चाहने वाले, परवाह करने वाले व्यक्ति का लाभ भी मिला। यह वह पृष्ठभूमि है जहाँ से मैं आया था। मैंने ग्रोसरी स्टोर में 5वीं कक्षा में पढ़ने के समय से 11वीं कक्षा तक समाप्त करने तक काम किया। मैंने स्टोर में एक टेलर के रूप में शुरुआत की। इस शीर्षक से अधिक प्रभावित मैं हूँ, तथापि इसका सिर्फ इतना मतलब है कि जिस समय मैं झाड़ू लगाता था तो लोगों से वहाँ से हटने के लिए कहता था। अपने सीनियर वर्ष के दौरान मैं बार बार बराबर वाले स्टोर पे चला गया और उस आदमी के लिए काम करने लगा जो मिस्टर एंडरसन के अधीन स्टोर का प्रबंधन कर रहा था। उसका नाम था वाल्टर हैंगिंग। वह भी बहुत अच्छा इंसान था। उसने मुझमें व्यक्तिगत रुचि ली। उसने बराबर में मीट मार्केट खरीद लिया था। स्नातक होने के बाद जल्दी ही मैं यूएस नेवी के लिए चल पड़ा। मेरे चलने से पहले वाली रात को मिस्टर हैंगिंग ने मुझे अंतिम डच अंकल वार्तालाप के लिए बुलाया। उसने मुझे नेवी से सेवा मुक्ति के बाद फिर से उसके लिए काम करने का प्रस्ताव रखा। सच कहूँ तो उस प्रस्ताव पर मैं अधिक रोमांचित नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक हफ्ते में 75 घंटे काम कर रहा था और $30 कमा रहा था। मिस्टर हैंगिंग ने समझाया कि अगर मैं वापस आकर 2 वर्ष तक उसके लिए काम करूं और व्यापार को पूरी तरह से सीख लूं, तो वह मुझे अपनी निजी मीट मार्केट खरीद लेने में मदद करेगा। तथापि उस चीज़ में मेरी दिलचस्पी पैदा की वह उसके द्वारा अपनी पिछली साल की $5117 की आमदनी दिखानी थी। याद रखें, 1944 में चीज़ें वैसी नहीं थी जैसी कि आज हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कोई आदमी केवल एक वर्ष में इतना अधिक धन कमा सकता है। उसने मुझे आश्वस्त किया कि यह सच है और मैं भी यही चीज़ कर सकता हूँ। 1 जुलाई 1944 को मैं नेवी में भर्ती होने के लिए याजू सिटी, मिसिसिपी में चला गया। युद्ध समाप्त होने के बाद याजू सिटी में आकर मीट मार्केट खोलने वाला था और एक ही वर्ष में मैं $5117 कमाने वाला था। नेवी में काम करने के दौरान जैक्सन, मिसिसिपी की भूतपूर्व जीन एबरनीथ से मिला और उससे प्यार करने लगा। वह 31 वर्षीय खूबसूरत महिला मेरी पत्नी और मेरी जीवन साथी हैं। नेवी से सेवा मुक्त होने के बाद मैंने दक्षिणी कैरोलिना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और रात के समय डॉर्मिटोरीज में सैंडविच बेचकर पैसा कमाया। मैं नियमित स्कूल वर्ष में अच्छी कमाई की, परंतु गर्मी के महीनों में व्यापार मंदा था। एक दिन जीन ने समाचार पत्र में $10,000 प्रति वर्ष के सेल्समैन के लिए एक विज्ञापन पढ़ा। मैंने सोचा कि यह संयोग ही था कि उन्हें $10,000 प्रति वर्ष का सेल्समैन चाहिए, क्योंकि हम निश्चित रूप से $10,000 चाहते थे। मैंने मुलाकात के लिए समय निकाला और साक्षात्कार के लिए गया। मैं अत्यंत उत्साहित और रोमांचित घर वापस आया और अपनी पत्नी से कहा, हमें नौकरी मिल गई, हम एक वर्ष में $10,000 बना लेंगे। वह भी रोमांचित हुई और उसने पूछा कि कब से नौकरी शुरू करनी। मैंने उसे बताया कि उस आदमी ने कहा है कि वह संपर्क करेगा। अपने जीवन में उस समय मैं इतना नौसिखिया था कि ईमानदारी से यह मान लिया कि नौकरी मेरी हो गई, और मैं समझ भी नहीं पाया कि मुझे अस्वीकार कर दिया गया। 1 महीने के बाद जब मुझे नौकरी के बारे में कोई सूचना नहीं मिली, तो मैंने पुनः अपनी रोटी दिखाते हुए और यह पूछते हुए कि मुझे नौकरी कब से शुरू करनी है, उन्हें एक पत्र लिखा। उनका सीधा सा जवाब आया, हमें नहीं लगता कि आप बेच सकते हैं। मैं पीछे लगा रहा और अंततः 1 और महीने के बाद वे मुझे एक ट्रेनिंग स्कूल में डालने के लिए सहमत हो गए। तथापि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर ट्रेनिंग समाप्त होने पर भी मैं ऐसा नहीं कर पाया, तो वो मुझे नौकरी देने के लिए वचनबद्ध नहीं है।
काम कुकवेयर बेचना था और वेतन कमीशन के आधार पर था। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने मुझे अवसर दिया। अगले 2.5 वर्षों तक अपने सेल्स मैनेजर बिल कैनफोर्ड की मदद के बावजूद मैं केवल यह सिद्ध कर पाया कि वे लोग बिल्कुल ठीक सोचते थे। गलत न समझे, इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि मैंने कुछ नहीं बेचा, क्योंकि मैंने ज़रूर बेचा। मैंने अपनी कार बेची और फर्नीचर बेच दिया। एकमात्र चीज़ जो इस आखिरी लाइन को सच में मजाकिया होने से अलग रखती है वह इसका सच्चाई से गहरा रिश्ता। पानी में गिर जाने से आप डूब कर नहीं मरते। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि आप कितने निर्धन हैं या रहे हैं। मैं ईमानदारी से यह मानता हूँ कि आपसे अधिक निर्धन रहा हूँ। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि आप कितने निराश या हताश अथवा रहे हैं। मैं ईमानदारी से मानता हूँ कि मैं उससे और अधिक हताश व निराश रहा हूँ। मेरे एक अच्छा मित्र काबिल राबिट, जिसकी एक वक्ता व सेल्स प्रशिक्षक की योग्यता को उसके मानवीय गुण ढक देते थे, कहा करता था, आप पानी में गिरने से डूब नहीं जाते, आप तभी डूबते हैं जब वहाँ रुके रहते हैं। वह भी कहता था कि हताश होने में कोई बुरी बात नहीं, परंतु अपने आप को हताश मत होने दीजिए। आपको गिरा दिए जाने पर आप हारे हुए नहीं हो सकते। आप हारे हुए तभी होते हैं जब आप नीचे पड़े रहें। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि मैंने अपना सेल्स करियर इतनी बार छोड़ा दिमाग में जितनी बार किसी व्यक्ति ने किसी पुस्तक को पढ़ना छोड़। उसने जो कुछ भी वह कर सकता था उसे छोड़ने के बारे में सोचा। मेरा निर्धन होना, कर्जदार होना और जो कुछ मैं कर रहा था उसके बारे में अनिश्चित होना तथा आज के बाद अगले दिन में वाकई न जानना कि मैं डूबूंगा या तैर जाऊंगा हतोत्साहित करने वाला था। ऐसे समय में अपने से बड़ी किसी चीज़ पे विश्वास करना और अधिक महत्वपूर्ण था। साथ ही मेरी माँ के साहस और समर्पण व दृढ़तापूर्वक लगे रहने की मिसाल मेरे लिए अमूल्य थी, जिसने एक अद्भुत प्रेरक प्रसंग के रूप में मेरे जीवन में कार्य किया। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि वह समय बहुत कठिन और निरुत्साह अक्सर मेरा साथी रहा है। मुझे अक्सर एक बार में 50 सेंट मूल्य का पेट्रोल खरीदना पड़ता था और अगर कभी मेरी गलती से थोड़ा ज़्यादा खरीद लिया तो मुझे ग्रोसरी स्टोर पर एक और चीज़ वापस करनी पड़ती थी। जब हमारी पहली बेटी पैदा हुई तो अस्पताल का बिल केवल $64 था। समस्या यह थी कि हमारे पास $64 नहीं थे। मुझे उस बिल के भुगतान के लिए 2 सेल्स कॉल करनी पड़ी। हम निर्धन थे क्योंकि मेरी छवि निर्धन थी। सेल्समैन के रूप में मेरी निपुणताएं संदिग्ध थी। इस बात को समझने के लिए और सभी लड़खड़ाते हुए सेल्स के लोगों को साहस देने के लिए मैं अपनी अयोग्यता की किताब की एक सच्ची घटना बताता हूँ, जो किसी भी बिना लिखित निर्देशों के टेलीफोन बूथ से बाहर आकर निकलने के लिए पर्याप्त जोश रखने वाले व्यक्ति को भी हिम्मत दे सकती है। कुछ अनुभवी सेल्समैन डिनर पार्टीज आयोजित कर रहे थे जिनमें सामूहिक प्रदर्शन होता था। अंततः मैंने यह चीज़ करने की कोशिश की। मेरा पहला डिनर प्रदर्शन मिस्टर बी सिमूरा के साथ था, जो 2210 हाई स्ट्रीट कोलंबिया में रहते थे। 2 संभावी ग्राहक मिस्टर एंड मिसेज क्लेरेंस पेंस और मिस्टर एंड मिसेज एमपी गेट्स मौजूद थे। जब मैंने प्रदर्शन पूरा कर लिया तो दोनों संभावित ग्राहकों ने 1 दर्जन कारण बताए कि वह प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदना चाहते, परंतु दोनों ने अंत में यही कहा कि मैं इसे लूँगा। इस समय कोई भी समझदार सेल्समैन, विशेषकर वह निर्धन जो ऑर्डर लिख लेता और अपना कमीशन बनाता, परंतु मैं घर से निकल आया क्योंकि मेरा दूसरा अपॉइंटमेंट था और मैं लेट हो रहा था। बाद में मैंने यह सेल की, परंतु मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि आप लोगों में कितने ऐसी मूर्खता वाली हरकतें की हैं। हाँ,
मेरे पाठक मित्र, मैं आश्वस्त हूँ कि आपके लिए यह एक उम्मीद है। तो दोस्तों बताइए कैसा लगा आज का भाग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।